तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी बुक ट्रांसलेशन के इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी में। मैं अविनाश हाजिर हूँ जीवन में बदलाव लाने वाली बुक रिच डैड और पुअर डैड को लेकर। दोस्तों, बुक समर्पित है सभी माता पिताओं को, मगर आपकी उम्र कुछ भी हो, इस बुक के माध्यम से आप किसी भी उम्र में अपने नज़रिए को बदल सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जी की यह बुक जो अमीर बनने के कुछ महत्वपूर्ण पाठ हमें सिखाती है, जो कभी कोई मिडिल क्लास या गरीब माता पिता अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। इस बुक को पढ़ने और समझने से आप अपने जीवन में चाहे किसी भी स्तर में आप हो, आप बदलाव ला सकते हैं। शुरू करें इसकी प्रस्तावना से। इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या स्कूल बच्चों को असल ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे, मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। मैंने सन 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया। मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी शिक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग एड अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायर होने की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवार से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी में एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई थी। इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते हैं। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते हैं हमारे साथ ठीक वैसा नहीं होता। हमने कई बार नौकरियां भी बदली। हालांकि हर बार नौकरियां बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से ही बढ़ रहे थे। और बात करें हमारे निजी जीवन की, तो हमारी शादी सफल रही है और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा भी हाई स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। सन 1996 की बात है। एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था और उसने कहा, मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना समय बर्बाद क्यों करूं, जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएगा। ये सब उसने एक विरोधी की तरह कहा। बिना सोचे विचारे मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। तो फिर उसने कहा, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों से भीतर नहीं आई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। अब उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी मेरी थी। वह कहता है, मम्मी, समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मोडेना को देखिए। यहाँ तक कि बीच में हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे बड़े व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र 30 से 40 के बीच में ही है। और उस बेसबॉल खिलाड़ी पिचर के बारे में तो सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है।
जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है जो इस दुनिया ने लगाया है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गई थी, और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी के समझ में नहीं आई थी। उसने कहा, मम्मी, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिनमें बहुत से कीमती सामान हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा भी हाल आपकी तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह वाली नौकरी मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब इतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकते। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे, और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही थी जो सन 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता और उन्हें यह पता नहीं होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहे तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती, और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे इस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतज़ार कर रही है। ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। मेरा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया था, तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी बेहद मदद की थी। साथ ही मैं ऐसी तरकीब खोजने लगी जिससे मेरे बच्चे में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया और कहते हैं, मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है तुम उससे मिलना चाहोगी। उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वे एक व्यापारी और निवेशक हैं तथा वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित हुए उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था। इसके लिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा था कि यह मेरे साथ चलेगी, और वह तैयार हो गई। इस खेल में लगभग 15 लोग थे जो 3 समूह में विभाजित थे। माइक सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि उसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल ज़िंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप में शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है,
माता पिता खुश हो जाते हैं। बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान, सुरक्षित या करियर की तलाश करता है। बच्चों को ऐसे ही काम मिल जाता है। शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसे कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने खरीदारी शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं। लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। दो तनख्वाहें बहुत सुखद लगती है। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नज़र आता है। अब वे घर, कार, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं। छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसा कमा सके। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज ले। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चूक जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं, हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र अब 5 या 6 साल हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की भी चिंता सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपत्ति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वे अपनी कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति या क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाए। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मज़ा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने कभी पहले बात नहीं की थी। एक अकाउंटेंट होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और
उनकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। तो दोस्तों, मैं अविनाश लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं रिच डैड और पुअर डैड की अगली वीडियो को लेकर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।